हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है स्टूडेंट आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम्स की आशा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12th का जो 6 चैप्टर है वहां तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। 6 चैप्टर के आप लोगों के मिड सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कशन की भी वीडियो आप लोगों को मिल चुकी है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। और आज हम लोग नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। इतने टाइम हम लोगों ने प्लांट के बारे में पढ़ा, उसकी रेस्पिरेशन के बारे, प्लांट्स के टाइप्स के बारे में, कौन सी उसमें मूवमेंट होता है, प्लस जो प्लांट में फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से होता है। रेस्पिरेशन पढ़ी, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी कि किस तरीके से उसमें प्रोडक्ट बनता है, फूड बनता है। और नेक्स्ट जो हम लोगों का चैप्टर है ये भी प्लांट से ही रिलेटेड है, बिल्कुल प्लांट पे ही बेस्ड है। बस अब इसमें पढ़ना क्या है हमें, इसकी ग्रोथ और मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। एज वी नो दैट कि जो प्लांट्स हैं वो भी तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। प्लांट्स भी हमारे किस में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्रोथ भी होगी। और ग्रोथ कैसी होगी, जब उसको मिनरल्स और न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी ग्रोथ होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली यही पढ़ने वाले हैं कि प्लांट में जो मिनरल न्यूट्रिशन वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसी के उन इन्हीं मिनरल्स और न्यूट्रिशन का यूटिलाइजेशन करके प्लांट की बॉडी ग्रो करती है। मेनली हम यही पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लांट ग्रोथ से। ग्रोथ इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए जो ग्रोथ है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब कि उसकी बॉडी का एक पार्ट है, एक प्रोसेस है, पार्ट नहीं बोलेंगे, एक प्रोसेस है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में परफॉर्म होनी ही होनी है। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और अगर वो न्यूट्रिशन या मिनरल्स को इनटेक कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है उसकी बॉडी क्या करेगी, ग्रो करेगी। सो ग्रोथ एज अ फिनोमिनन हैज टू एस्पेक्ट्स। अब जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मैं अभी प्लांट नहीं बोल रही क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ चल रहा है वो कॉमन चल रहा है एनिमल और प्लांट के लिए। तो मैं अभी सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलूंगी, मैं स्पेशली प्लांट या एनिमल्स को स्पेसिफाई करके नहीं बोलूंगी। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ जो हमारा फिनोमिनन है वो टू एस्पेक्ट्स में होता है हमारी बॉडी में। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। डू यू नो स्टूडेंट, आप लोग ने ग्रामर में पढ़ा है, एक होता है क्वांटिटी, एक होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब कितना, मतलब उसमें वजन, क्वांटिटी समझते हैं ना, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जो हमें सामने दिखाई दे रही है। क्वालिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो सिर्फ उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है कि उसकी क्वालिटी क्या है, खास बात क्या है। क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो क्वांटिटी के बेसिस पर बात करें तो क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट्स speaks for an increase in the length, breadth, size, volume, body mass or dry weight and the number of the cells. क्वांटिटेटिव यानी कि जैसे हम मेजर कर सकते हैं, प्लांट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ब्रेथ को मेजर कर सकते हैं, साइज को, वॉल्यूम को, बॉडी मास को, वेट को और उसके बॉडी सेल्स को। हम लोग क्वांटिटेटिव है क्योंकि हम लोग क्या है उसको मेजर कर सकते हैं। And the growth as a quantitative change is a final end product of successive metabolism. और प्लांट बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस परफॉर्म होती हैं, वो उसका जो भी एंड प्रोडक्ट होता है वो क्वांटिटेटिव पे ही डिपेंड करता है। प्लांट के अंदर जितनी अच्छी क्वांटिटी होगी, मतलब जितना ज्यादा लेंथ, ब्रेथ, साइज, वॉल्यूम, बॉडी मास होगा, नंबर ऑफ सेल्स होंगे, फाइनल प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा। तो किसी भी सक्सेसिव मेटाबॉलिज्म का, मैं एनिमल्स या प्लांट्स की नहीं, मैं कॉमन बात कर रही हूँ कि किसी भी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो उसका फाइनल एंड प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटेटिव पर मेजर डिपेंड कर रहा है। यही बात करें क्वालिटेटिव की,
Qualitative aspects talk about the change in the nature of growth, where development is an ordered change or progress, while differentiation leads to higher and more complex state. अब आ जाते हैं क्वालिटेटिव, जैसे हम लोग क्या है, मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते ना, वो तो खास बात होती है जब किसी के अंदर होती है, वो देख नहीं सकते. दैट मीन डेवलपमेंट इज एन ऑर्डर्ड चेंज. प्लांट का डेवलपमेंट होता है इस तरीके से, पहले ये ब्रांच निकलती है, फिर ये वाली, फिर आगे बढ़ता है, फिर ये वाली, फिर ये वाली. तो आप इसे मेजर कर सकते हो, आप इसे मेजर कर सकते हो. सपोज करिए ये प्लांट है, प्लांट की ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस ग्रो कर रही है, ये भी एक साथ ग्रो कर रही है, लेकिन कौन कितनी ज्यादा कर रही है वो आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते. डेवलपमेंट कैसा है, क्वालिटेटिव है, नहीं कर सकते. डिफरेंशिएशन, सपोज करिए कि प्लांट की ये एक स्टेम है, इस स्टेम क्या है, ये धीरे धीरे बड़ी हो रही है, लेकिन बड़े होने के लिए यहाँ पे जो ओल्ड सेल्स हैं वो सेल डिवीजन की प्रोसेस कर रहे हैं, तभी तो वो बड़ी हो रही है, लेंथ में इंक्रीज हो रही है. तो क्या आप सेल्स के डिफरेंशिएशन को मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो ये कौन से एक्सपेक्ट्स हैं, ये क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स होते हैं, जो कि प्लांट के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में परफॉर्म होते हैं, लेकिन हम उन्हें मेजर नहीं कर सकते. So growth thus can be defined as permanent, irreversible increase in the bulk of an organism accompanied by the change of form. तो हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के बेसिस पर अगर ग्रोथ की डेफिनेशन देखें तो क्या है, ग्रोथ एक परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज. इरिवर्सिबल इंक्रीज का मतलब है कि एक बार बॉडी इंक्रीज हो गई वेट में, लेंथ में, तो वो वापस नहीं आ सकती, रिवर्स नहीं हो सकती है. परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है कि आज किसी की लेंथ 50 सेंटीमीटर की है तो कल उसकी 10 सेंटीमीटर की, सॉरी 50 सेंटीमीटर की है तो फिर 30 सेंटीमीटर में वापस आ जाएगा. नहीं, अगर किसी की हाइट 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर रहेगी ना, 30 तो नहीं हो जाएगी, 10 तो नहीं हो जाएगी. परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, और जिसमें बॉडी की शेप क्या हो जाती है, चेंज होती है. राइट. इन मल्टीसेलुलर प्लांट्स ग्रोथ इज indeterminate and occurs throughout the life independently. जितने भी हमारे मल्टीसेलुलर प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स की बात चलेगी हमारी, इनकी ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है. इनडिटर्मिनेट मतलब हम इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपनी पूरी लाइफ क्या है, ग्रो करते रहते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप लोगों ने पढ़े होंगे, आप लोगों ने 9th में, 10th में, 11th में पढ़े होंगे. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट को पूरी लाइफ टाइम ग्रो करने में हेल्प करते हैं. It is restricted to some specific region called meristems, which is the region where new cells are constantly and continuously produced. ये क्या है कि प्लांट्स के कुछ स्पेसिफिक रीजन में मेरिस्टेम्स टिश्यूज होते हैं, जो कि ओल्ड सेल्स अपने डिवाइड करके न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं और पूरे लाइफ कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट ग्रो करते हैं. और मेरिस्टेम हमारे 3 टाइप के होते हैं लोकेशन के बेसिस पर, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल. ये तो आप लोगों ने स्टूडेंट पढ़े ही होंगे, 11th में भी है, 10th में भी है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल. डू यू नो है, देख लेते हैं. रूट एंड स्टेम शो इनडेफिनिट और इंटरडिटर्मिनेट ग्रोथ. प्लांट्स में सबसे ज्यादा रूट्स और स्टेम ये हमारी इनडेफिनिट और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ को शो करती है. However, in organs like leaves, flowers and fruit, growth is determinate. यहीं पर हम बात करें leaves, flowers और fruit की, इनकी growth determinate है. determinate मतलब डिफाइन है कि इतनी ही बड़ी होनी है. एक लीफ का साइज अगर इतना है तो इतनी ही बड़ी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी. एक फ्लावर है जब अपनी फुल ग्रो कर लेता है से उतना ही ग्रो होता है, उससे ज्यादा नहीं होता. फ्रूट है, फ्रूट जितना उसको बड़ा होना होगा वो उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा. तो इनकी होती है डिटरमिनेट. That is they grew up to a certain genetical destined size. That means कि अपनी एक फाइनल साइज तक ग्रो करते हैं, उसके बाद नहीं करते. इन यूनिसेलर प्लांट ग्रोथ इज यूनिफॉर्म एंड डिटरमिनेट. लेकिन जितने भी यूनिसेलर प्लांट्स हैं, उस पूरे यूनिसेलर प्लांट की जो बॉडी है, चाहे वो फ्लावर, फ्रूट हो, रूट हो, स्टेम हो, उन सब का जो ग्रोथ होता है वो डिटरमिनेट होता है. लेकिन मल्टी सेलुलर प्लांट्स में रूट और स्टेम होते हैं इनडिटरमिनेट, लेकिन लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट होते हैं डिटरमिनेट. नेक्स्ट आता है फेसेस ऑफ ग्रोथ.
अब हम लोग यहाँ पर जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की उसके फेजेस को डिस्कस करेंगे। द सेल्स इन द मेरिस्टेम डिवाइड, एनलार्ज एंड गेट डिफरेंशिएट। हमारे प्लांट्स में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो पहले डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने के बाद अपने आप को मैच्योर एनलार्ज करते हैं। एनलार्ज करने के बाद अपने न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये हमारे 3 स्टेजेस में होता है, 3 फेजेस होते हैं। एक सेकेंड, अभी हम लोग यहाँ 3 फेजेस को पढ़ेंगे। यहाँ पे फेज ऑफ द सेल डिवीजन फॉर्मेशन वाला सबसे पहले है जो डू यू नो में हमने देखा था कि जो हमारे मेरिस्टेम है वो 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो पहले इसको देख लेते हैं। वैसे तो मुझे पता है, आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, आप लोग 10th और 11th में पढ़ के आए, याद ही होगा, बट स्टिल अ शॉर्ट रिवीजन। In vascular plants, growth is restricted to the apex of root and shoot, and it is responsible for growth in length, height, and the differentiation of cell type. It contributes to the primary growth. देखिए यहाँ पे जो हमारे एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, ये हमारे वस्कुलर प्लांट्स में क्या होता है कि रूट्स की और शूट्स की ग्रोथ जो होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। जो कैसी होती है? रेस्ट्रिक्टेड होती है। इसीलिए हमारे प्लांट की रूट में और शूट यानी कि स्टेम्स के टिप में कौन सा हमारा टिश्यू प्रेजेंट रहता है? एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। हमारे वस्कुलर प्लांट्स की रूट और शूट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होती है, अपने आप ग्रो नहीं कर सकती। इनको ग्रो करने के लिए इनकी टिप पर एक टिश्यू प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, जो इसकी लेंथ और हाइट के ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये प्राइमरी ग्रोथ भी होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट अपने और ऑर्गन्स को तभी डेवलप कर सकता है जब उसकी रूट और शूट डेवलप्ड होंगी, अदरवाइज नहीं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें, ये मैं ऐसे ही बता देती हूँ, उसमें तो बहुत थोड़ा सा टिपिकल लिखा होगा। इंटरकैलरी, आप लोग स्टूडेंट इंटरनोड समझते होंगे। इंटरनोड मैं भी समझा भी देती हूँ व्हाट इज इंटरनोड। देखिए होता क्या है, जैसे ये हमारा पूरा प्लांट है, प्लांट के इस पॉइंट से एक स्टेम निकली हुई है, इस स्टेम से दूसरे, इस पॉइंट से दूसरी स्टेम है, फिर यहाँ से हमारा एक लीफ निकली हुई है, यहाँ से कोई फ्रूट है, यहाँ से कोई फ्लावर है, कुछ भी है, या फिर यहाँ से कोई और स्टेम निकली हुई है। यहाँ देखिए प्लांट के हमारे जिस पॉइंट से कोई ब्रांच निकल रही है, कोई स्टेम निकल रही है, कोई फ्लावर निकल रहा है, कोई लीफ निकल रही है, कहीं दूसरी ब्रांच निकल रही है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। द प्लेस और द पोजीशन where new stems, leaves, flowers और branches produced, उस जगह को हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। और इन इंटरनोड्स पर जो हमारा टिश्यू होता है वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आप लोगों ने कभी देखा है कि कोई स्टेम है, पहले स्टेम पे जो लीफ आती है वो छोटी सी होती है, लाइक अ कली, बर्ड की फॉर्म में। धीरे धीरे करके आप उसको एक हफ्ते बाद देखो पूरी बड़ी हो जाएगी। क्यों बड़ी हो गई? क्योंकि इसके इंटरनोड पर कौन सी टिश्यूज की प्रेजेंट थी? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की टिश्यूज की प्रेजेंट थी, जिसने सेल डिवीजन के प्रोसेस को परफॉर्म किया, बहुत सारे सेल्स को प्रोड्यूस्ड किया और हमारी लीफ को बड़ा कर दिया। एक होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम भी समझिए, ये हमारा प्लांट होता है, दिस वन, ये इसकी गर्थ होती है, गर्थ मतलब ये छाल जिसे हम लोग बोलते हैं, दिस वन गर्थ होती है ना, ये पूरी। आप देखते हो कि जब हम प्लांट को लगाते हैं तो पतला सा होता है, छोटे पे क्या होता है? पतला सा होता है, एकदम पतला सा। धीरे धीरे करके क्या होता है, आप उसको 1 महीने बाद देखोगे थोड़ा मोटा हो जाएगा, आप उसे 6 महीने बाद देखोगे थोड़ा और हो जाएगा, अब उसे 1 साल बाद देखोगे और हो जाएगा, फिर आपने उसे 5 साल बाद देखा तो उसकी गर्द एकदम मोटी सी हो जाती है, एकदम चौड़ाई में इतना हो जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि इसकी जो गर्द होती है, इसकी जो छाल होती है ना, ये जिस जो इसकी छाल होती है, इसकी छाल में जो टिश्यू प्रेजेंट रहता है वो होता है लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा होता है? लेटरल मेरिस्टेम। अब यहाँ पर इसकी बार्क में लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू होने की प्रेजेंस की वजह से ये मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू यहाँ अपने आप को सेल डिवीजन के प्रोसेस को परफॉर्म करता है, सब कुछ करता है, और धीरे 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 करके इसकी गर्थ को, चौड़ाई को इंक्रीज करता चला जाता है। तो इसकी गर्थ इंक्रीज करने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? लेटरल मेरिस्टेम।
ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन था। अब हम लोग फेजेस पर आ जाते हैं। सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है फेज ऑफ सेल डिवीजन फॉर्मेशन। सेल्स ऑफ मेरिस्टेम आर थिन वॉल्ड। जो हमारे मेरिस्टेम के सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, थिन होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं, मतलब इनके अंदर वैक्यूल नहीं होता। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि साइज के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म टू न्यू सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमारे माइटोटिक डिवीजन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आपने 11th में पढ़ी थी माइटोटिक डिवीजन। और एक सेल अपने आप को दो न्यू डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस कर लेता है। वन सेल रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक एंड द अदर सेल अंडरगोज एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन। इसमें से जो एक सेल है वो तो पेरेंट मेरिस्टेमेटिक ही रहता है, पेरेंट जो आगे प्रोड्यूस्ड ही नहीं हो सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता, अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता। लेकिन जो दूसरा सेल है वो हमारा बड़ा होता है, एनलार्ज होता है, ठीक है। एनलार्ज होने के बाद डिफरेंशिएशन भी करता है। डिफरेंशिएशन इन द सेंस एनलार्ज हो गया, इस तरीके से मैच्योर हो गया, इसने भी अगेन माइटोटिक डिवीजन की प्रोसेस को फॉलो किया और दो न्यू सेल्स में डिफरेंशिएट हो गया। अगेन फिर इसमें से एक पेरेंट मेरिस्टेमेटिक रहेगा और जो दूसरा है वो अगेन एनलार्ज होगा, डिफरेंशिएट कर देगा, दो अगेन न्यू डॉटर सेल्स में, ठीक। एंड इन दिस फेज रेट ऑफ ग्रोथ अकर्स एट स्लोअर फेज। इस फेज में जो रेट ग्रोथ होता है, रेट ऑफ ग्रोथ होता है प्लांट्स का, थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि सेल्स को डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, स्लोअर फेज है। सेकेंड फेज आता है यहाँ पर फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट एंड एलोंगेशन। अभी यहाँ पर क्या हुआ था फर्स्ट फेज में? फर्स्ट फेज में सेल डिवीजन हुआ, सेल ने, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल थे, उसने अपने आप को टू न्यू सेल्स में क्या कर लिया? डिफरेंशिएशन कर लिया। जब हमारा सेल डिवीजन हो जाएगा तो फिर उसके बाद सेकेंड फेज आएगा, फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट। द न्यूली फॉर्म्ड सेल बिकम्स वैक्यूलेटेड। अब आपने देखा कि जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, मतलब सेल था, उसने अपने आप को डिवाइड करके दो सेल्स में डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट करने के बाद एक जो सेल है वो तो पेरेंट मेरिस्टेमेटिक रहता ही रहता है, ना वो अपने आप को लार्ज करता है ना डिफरेंशिएट करता है, वो पेरेंट है, राइट, पेरेंट नहीं करते ना। बाकी के जो दूसरा हम लोगों का सेल प्रोड्यूस्ड हुआ है वो वैक्यूलेटेड होता है, यानी कि इसके अंदर वैक्यूल की प्रेजेंस होती है। ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है। टर्जिड होता है, यानी कि जैसे वो वाटर को एब्जॉर्ब कर देगा तो उसके अंदर टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा। पढ़े थे हम लोग अभी प्लांट वाटर रिलेशन वाले में, टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से, टर्जिडिटी की वजह से क्या होगा? सेल इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि जब उसके अंदर वाटर जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है मिनरल्स भी जा रहे होंगे, न्यूट्रिशन भी जा रहे होंगे, और जब सेल को मिनरल और न्यूट्रिशन मिलेंगे तो वो तो एनलार्ज होगा। एनलार्ज हो गया लेंथ वाइज भी और ब्रेथ वाइज भी। एंड इन दिस फेज न्यू वॉल मटेरियल्स एंड अदर मटेरियल आर सिंथेसाइज्ड टू कॉप अप विद द एनलार्जमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब इस सेल ने टर्गर प्रेशर अपने अंदर इंक्रीज कर लिया, टर्जिडिटी बढ़ा ली, यानी कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, इसने अपने सेल का साइज इंक्रीज कर लिया, तो सेल की जो वॉल थी और सेल के जो अदर मटेरियल्स थे वो भी तो सिंथेसाइज्ड हो गए, वो भी तो और ज्यादा अपने आप को इंक्रीज कर गए। ऐसा तो है नहीं है ऐसे साइज बढ़ गया लेंथ का मटेरियल नहीं बढ़ा, अंदर का मटेरियल भी तो बढ़ेगा, एनलार्जमेंट होगा। नाउ द ग्रोथ रेट इन दिस फेज अकर्स एट एन एक्सेलरेटेड फेज, यानी एक्सपोनेंशियल। और इस फेज में जो सेल का ग्रोथ रेट होता है ज्यादा स्लो भी नहीं होता, ज्यादा हाई भी नहीं होता, ऐसे रिलेटेड होता है, मतलब कह सकते हैं मीडियम होता है। कैसा होता है यहाँ पर? मीडियम होता है, लॉन्ग फेज कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड फेज आता है वो होता है सेल मैचुरेशन। फर्स्ट फेज सेल डिवीजन, सेल ने डिवाइड किया। सेकेंड फेज सेल ने इनलार्ज किया, सही बात है, इनलार्ज तो करना पड़ेगा, छोटा तो हो नहीं, रह नहीं सकता। थर्ड आता है कि जब हमारा सेल इनलार्ज हो जाता है तो मैच्योर होना भी तो जरूरी है, मैच्योर डिफरेंशिएशन। नाउ द इनलार्ज सेल नाउ बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड अटेन मैच्योरिटी बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। अब जो हमारा थर्ड फेज है, थर्ड फेज में जो सेल है वो क्या करेगा? इनलार्ज तो हो गया भाई, शरीर तो बढ़ गया,
दिमाग भी तो आना चाहिए, मतलब मेच्योरिटी भी तो आनी चाहिए। अब ये सेल हमारा क्या है, लार्ज तो हो चुका है, मैं लिख देती हूँ लार्ज, लार्ज तो हो चुका है, लेकिन अब ये क्या है, अब अपने जो सेल के अपने खुद के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, वो अपने आप को मिच्योर करना स्टार्ट करेगा। जैसे इंसानों में होता है ना, ह्यूमन बींग्स में, कि साइज तो बढ़ गया, मतलब शरीर बढ़ गया, बुद्धि नहीं आई, वो चीज होती है ना, पढ़ते हैं ना आप लोग, शरीर बढ़ गया बुद्धि नहीं आई, तो इसमें भी है कि सेल का साइज तो बढ़ गया, मेच्योरिटी भी तो आनी चाहिए। मेच्योरिटी कब आती है, जब हम अपने काम अपने फंक्शन खुद करने लगते हैं। हम लोग फिजिकली तो बढ़ गए, फिजिकली तो बढ़ गया भाई, फिजिकली तो लार्ज हो गया, मॉर्फोलॉजिकली तो बढ़ना चाहिए। मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसका जो इंटरनल चीजें हैं, जो इंटरनल काम है, फंक्शन है, वो परफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। एंड इन दिस फेज रेट ऑफ ग्रोथ स्लोज डाउन, और मेच्योरिटी धीरे धीरे आती है। ये चीज तो आपने पढ़ी है, मेच्योरिटी धीरे धीरे आती है। तो इस फेज में भी जो सेल की ग्रोथ है स्लो डाउन हो जाती है, एकदम स्टेडी रेट पे, थोड़ा सा स्टेशनरी, ऐसा लगता है कि रुक गई है, बट वो रुकी नहीं है, बस वो स्लो है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, सबसे पहले सेल की फॉर्मेशन हुई। ठीक, इतने बीच में जब सेल फॉर्म्ड हो गया तो सेल ने अपने आप को इलोंगेट किया, ठीक, लार्ज किया। जब वो लार्ज हो गया तो फिर वो अपने आप को डिफरेंशिएट, यहाँ देखिए इसकी और सारी ब्रांचेस निकल आई ना, दैट मीन कि यहाँ पर जो सेल था जो मिच्योर हो गया, अब मतलब इलोंगेट हो गया, अब उसने डिफरेंशिएट कर ली, फिर उसके बाद वो मिच्योर हो गया, उसके बाद वो फ्रूट, प्ल्यूम्यूल, रेडिकल, जो भी चीजें वो आना शुरू हो गए। तो ये फेसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारी कंडीशंस फॉर ग्रोथ। हमने ये तो देख लिया कि ग्रोथ के लिए हमारे कौन कौन से फेसेस हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ग्रोथ किस कंडीशन में हो रही है। ग्रोथ होना इतनी आसान बात नहीं है। ग्रोथ करने के लिए भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंडीशंस होनी चाहिए। द डिफरेंट एनवायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस necessary for the temperature, oxygen, carbon nitrogen ratio, gravitational force, light, growth hormones। देखिए जो हमारे प्लांट होते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको अपने आप की ग्रोथ करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग सूटेबल होना चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, ह्यूमन बींग्स है तो ऑक्सीजन की होनी चाहिए, प्लांट है कोई बैक्टीरिया है तो कार्बन नाइट्रोजन की होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, नहीं होगा तो उड़ते फिरेंगे, लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, बॉडी के अंदर हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स होने चाहिए ग्रोथ करने के लिए। और उसके अलावा प्लांट की चीफ कंडीशंस की बात करें, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कह सकते हैं नॉर्मल चीजें हैं जो ग्रो करने के लिए जरूरी होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन है। चीफ कंडीशन की बात करें तो वाटर इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ द सेल। हम लोग प्लांट्स में चीफ कंडीशन की बात करें तो वाटर है, वाटर एक एसेंशियल कंपोनेंट है, वाटर एक एसेंशियल कंपोनेंट है सेल के प्रोटोप्लाज्म के लिए, जो सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करता है। और जब सेल के अंदर टर्बो प्रेशर लगेगा तो सेल इनलार्ज होगा, बड़ा होगा, और जब सेल बड़ा होगा सेल डिवीजन करेगा। इट एक्ट एज एक्वस मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, और सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, वाटर उनके लिए एक एक्वस मीडियम का काम करता है। माइक्रो एलिमेंट्स एंड मैक्रो एलिमेंट्स आर न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं एज अ न्यूट्रिशन। ये नहीं होंगे, ये तो हमारी बॉडी में भी होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि माइक्रो एलिमेंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स प्लांट बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है ग्रोथ के लिए, ह्यूमन बॉडी एनिमल बॉडी के लिए भी होते हैं। Optimum temperature ranges between 25 to 350 degrees Celsius, and oxygen is essential for respiration and the release of energy. टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 25 से 350 डिग्री सेल्सियस तक रहना है, इतना रेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है, प्लांट में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमंस की बात करें तो ऑक्सीजन एसेंशियल है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि उसी की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है एनिमल और ह्यूमन बॉडी में। लेकिन प्लांट में भी जरूरी है, क्योंकि प्लांट रात के समय ऑक्सीजन लेते हैं, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो प्लांट के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
लाइट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड फोटोसिंथेसिस। लाइट बात करें, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स में लाइट के बिना नहीं हो सकती। सीड का जर्मिनेशन लाइट के बिना नहीं हो सकता। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ द शूट एंड द रूट। यहीं पर जो हमारी ग्रेविटी होती है, ये डिसाइड करती है ग्रेविटी कि जो हमारी प्लांट्स की रूट्स हैं वो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए और जो शूट्स हैं वो लाइट में जाए, क्योंकि शूट्स को अंधेरा नहीं चाहिए, राइट, डार्कनेस नहीं चाहिए, उनको लाइट चाहिए। तो ग्रेविटी के अंदर जाएंगी तो डार्कनेस है ना, तो ग्रेविटी डिसाइड करती है कि किसको अंधेरे में आना है, किसको उजाले में जाना है। और इसके अलावा वाटर और सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, चाहे किसी प्लांट की बात कर ले, एनिमल की बात कर ले, या फिर ह्यूमंस की बात करें। Growth in plants is measured in terms of increase in the number of cells produced. Single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour. यहाँ पे थोड़ा सा हर किसी का अपना लिखा हुआ है कि कितने मतलब इंक्रीज हो सकता है। हम लोग सिंगल मेज की बात करें तो जो रूट्स होती हैं उनके रूट्स में मेरिस्टेम टिश्यू होता है, जो कि 1 घंटे में 17,500 न्यू सेल्स को फॉर्म कर सकता है, काफी ज्यादा है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया की लीव्स की बात करें तो ग्रोथ ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, सबसे ज्यादा पूरे कह सकते हैं प्लांट स्पीसीज में जो हमारी सबसे ज्यादा जिस लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है वो है डॉर्सी वेंट्रल लीफ का। लेंथ की बात करें तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ फ्रूट की बात करें तो वाटरमेलन है। ओवरी फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेस द साइज वॉल्यूम अप टू 3,50,000 टाइम। वाटरमेलन फ्लावर क्या होता है कि जब वाटरमेलन जो तरबूज जब बनता है तो उसका फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के अंदर जो ओवरी है, ओवरी फर्टिलाइज्ड होती है और धीरे 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 करके साइज में इंक्रीज होती जाती है 3,50,000। गर्थ ऑफ शूट में इंक्रीजमेंट होना, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गन्स में इंक्रीजमेंट होना। नेक्स्ट है वेरियस मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लीनियर ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रेडिकल। डायरेक्ट मेथड, हॉरिजॉन्टल, एक्सोमीटर एंड क्रिस्कोग्राफ। देखिए किसी भी स्टेम या रेडिकल की लीनियर ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमारे पास काफी मेथड्स होते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड। इट कैन बी इजिली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी मेजरिंग स्केल। इसे सिंपल क्या करते हैं स्केल से, सपोज करिए आप डेली, आपके पास एक पेड़ है, अभी इसकी लेंथ इतनी है, आपने मेजर किया तो देखा स्केल से अरे ये तो अभी 5 मीटर है। आपने दूसरे दिन भी देखा, आपने 4 दिन बाद देखा, 4 दिन बाद देखा इतना बढ़ गया है, यानी कि कितना, मैं मान लेती हूँ 8 मीटर। कैसे पता चला, डायरेक्ट आप लोगों ने एक मेजरिंग स्केल लिया, अपने स्कूल का मेजर कर लिया, डायरेक्ट मेथड। एक होता है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप। इट इज यूज्ड टू मेजर ग्रोथ इन फील्ड। हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप आता है जो फील्ड्स में, हमारे फील्ड्स में क्या होता है कि हम लोग सारे बीज एक साथ डालते हैं और सारे के सारे बीज एक साथ ग्रो भी करते हैं, तो इसलिए वहां पर फील्ड्स में जो हमारी क्रॉप है उनको मेजर करने के लिए यूज होता है। एक होता है ऑक्सोनोमीटर। दिस इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लीनियर ग्रोथ ऑफ शूट एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एन एक्सोनोमीटर, आर्क एक्सोनोमीटर एंड प्रेफर एक्सोनोमीटर। इसमें शूट्स की जो लीनियर ग्रोथ होती है कि जो हमारी प्लांट्स की जो सिर्फ शूट्स हैं वो कितना आगे इंक्रीज हो रही है, तो इसके लिए एक इक्विपमेंट आता है ऑक्सोनोमीटर, उससे मेजर किया जाता है। इससे करेक्ट प्रिसाइज मेजरमेंट मिलता है शूट की ग्रोथ का। और दो टाइप के ऑक्सोनोमीटर होते हैं, आर्क ऑक्सोनोमीटर और प्रेफर्ड ऑक्सोनोमीटर। पर ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ना नहीं, सिर्फ नाम याद करिए। एक होता है आपका क्रिस्कोग्राफ। इट रिकॉर्ड्स प्राइमरी ग्रोथ वेरी एक्यूरेटली and it magnifies growth up to 10,000 times, giving information of growth per second. It is developed by Sir J.C. Bose. ये एकदम एक्यूरेट जो प्राइमरी ग्रोथ होती है ना रूट्स और शूट्स की, उनकी एक्यूरेट मेजरमेंट रिकॉर्ड्स देता है। और ये उसकी 10,000 जो ग्रोथ हो रही है उसके 10,000 मैग्नीफाई करके पर सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में प्लांट कितने टाइम ग्रो कर रहा है उसकी पूरी करेक्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड देता है। और इसको डेवलप किया था जेसी बोस ने। क्रिस्कोग्राफ का कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, हु डेवलप्ड क्रिस्कोग्राफ, जेसी बोस। ठीक है, उसके बाद जो आपका शुरू होगा वो है ग्रोथ रेट एंड द टाइप्स ऑफ ग्रोथ।
राइट। ये थोड़ा सा आपका टिपिकल वाला पार्ट है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसको हम लोग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, राइट। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि इजी था, कोई इसमें टफ वाली बात ही नहीं थी। इससे आगे जो हम लोग के ग्रोथ होंगे, जो भी टाइप्स ऑफ ग्रोथ होंगी, उनको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो से। आज तक के लिए इतना ही है, आशा है कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू एंड सी यू सून।